प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। देश भर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं आकाशवाणी का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। आयकर अधिनियम में एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस से संबंधित प्रावधानों के तहत कुछ करदाताओं द्वारा अनुचित दामों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आयकर महानिदेशक इन्वेस्टिगेशन, नई दिल्ली, श्री प्रसेनजीत सिंह सर 1990 बैच के IRS अधिकारी हैं। सर ने इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में अहम योगदान दिया है। अपने लंबे कार्यकाल में सर आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। सर, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आयकर विभाग और टीम आकाशवाणी को मेरा हृदय से आभार है। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयकर विभाग पिछले एक दशक से भारत सरकार की नीतियों के अनुसार बेहतर टैक्स सर्विस को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। टीम आकाशवाणी के इस माध्यम से एग्जम्पशंस और डिडक्शंस पर चर्चा करने का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले सर, कृपया हमारे सभी श्रोताओं को ये बताएं कि छूट और कटौतियां क्या हैं। क्या आप हमें उन छूटों और कटौतियों के बारे में बताएंगे जिनके लिए आयकर अधिनियम के तहत करदाता आमतौर पर हकदार होते हैं? जी अवश्य। छूट, जिसे हम एग्जम्पशंस कहते हैं, वह आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर दाता की इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, कृषि से हो रही आय को शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार कटौती, जिसे हम डिडक्शंस कहते हैं, उसे आयकर दाता अपनी कुल आय से घटा सकता है। आमतौर पर ये ऐसे निवेश या डोनेशन होते हैं जिन्हें सरकार प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई करदाता PPF, LIC, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, NPO और पॉलिटिकल पार्टी इत्यादि में निवेश अथवा डोनेशन करता है, तो उसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत डिडक्शंस प्राप्त होते हैं। परंतु कुछ समय से ये देखा गया है कि कुछ करदाता इन प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक ध्यान देने की बात और है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता के पास ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प उपलब्ध है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एग्जम्पशंस और डिडक्शंस की अनुमति है। जी बिल्कुल सही। जबकि न्यू टैक्स रिजीम में कटौती और छूट को हटा दिया गया है। करदाताओं को चाहिए कि अपना रिटर्न भरने से पहले वो स्वयं इस बात का आंकलन करें कि उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम को चुनना है। जी सर, कृपया ये बताएं कि इन कटौतियों, छूटों का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है? आपने ये महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आयकर विभाग की जांच के दौरान छूट और कटौतियों के दुरुपयोग की विभिन्न पद्धतियां सामने आई हैं। जी। उदाहरण स्वरूप, कई करदाता बिना किसी वास्तविक निवेश अथवा एक्सपेंस के ही PPF, LIC आदि से संबंधित कटौतियों का दावा किया गया है। जी सर। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों ने एग्रीकल्चर इनकम को वास्तविकता से कहीं अधिक दिखाया है, जबकि उनके पास इतनी कृषि योग्य भूमि या संसाधन ही नहीं थे कि जिससे उन्हें इतनी कृषि से अधिक आय अर्जित की जा सके। जी सर। इसके अलावा कई करदाताओं ने NPO और गैर सरकारी संगठन और विशेष रूप से RUPP, जिसको हम रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, को पॉलिटिकल डोनेशन दिखाकर कटौतियों का दावा किया है। आयकर विभाग द्वारा मौजूदा डेटाबेस के विश्लेषण से यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि निजी और सरकारी क्षेत्र में कई संगठनों के कर्मचारी जानबूझकर गलत तरीके से डिडक्शन और एग्जम्पशंस का दावा कर रहे हैं और उसके आधार पर रिफंड प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, करदाता कटौती और छूट के गलत दामों के इस जाल में कैसे फंस जाते हैं? पिछले कुछ समय में कई मामलों में यह पाया गया है कि कुछ टैक्स कंसल्टेंट द्वारा करदाताओं को गलत सलाह दी जा रही है। जी। इस भ्रामक सलाह के कारण अनेक करदाता फर्जी कटौती
और छूट का दावा कर रहे हैं। कुछ बड़े संस्थानों में यह भी देखा गया है कि यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार के दावे करके रिफंड प्राप्त कर लेता है तो उसके सहकर्मी भी प्रेरित हो जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि यह सामान्य प्रक्रिया है जिससे आसानी से रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही सर। अगर सामान्य भाषा में कहें तो एक प्रकार की भेड़ चाल जैसी स्थिति बन जाती है। जी सर। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि यदि आयकर रिटर्न भरते समय करदाता द्वारा भूलवश गलत दावे कर दिए जाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था, आयकर विभाग का उद्देश्य सदा टैक्स पेयर सर्विसेज, जिसको हम करदाता सेवाएं कहते हैं, को प्रोत्साहित करना है और अधिक से अधिक नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करना है। विभाग का मानना है कि अधिकांश करदाता ईमानदारी पूर्वक नियमों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी गलत सलाह के कारण भ्रमित होकर वे अपने आईटीआर में अनुचित दावे कर बैठते हैं। ऐसे करदाताओं को आयकर अधिनियम के अंतर्गत अपनी आयकर विवरणी में सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे वे अपनी त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। यदि रिवाइज रिटर्न की समय सीमा निकल चुकी है तो उसके पास आयकर अधिनियम के अंतर्गत अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प भी उपलब्ध है। पहले यह अपडेटेड रिटर्न केवल 2 वर्षों तक दाखिल किया जा सकता था, परंतु फाइनेंस बिल 2025 के अंतर्गत इसकी समय सीमा बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। जी बिल्कुल सही सर। यह संशोधन उन करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है जिन्होंने अनजाने में गलत दावे किए हों, ताकि वे वॉलंटरी कंप्लायंस की भावना के अनुरूप अपने रिटर्न को अपडेट कर पीनल कॉन्सिक्वेंस से बच सकें। सर, क्या आप कुछ ऐसे सफल उदाहरण साझा कर सकते हैं जहां करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन से लाभ हुआ हो? जी प्रतिभा जी, जरूर बताऊंगा आपको। विभाग के पास ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां टैक्स पेयर्स ने अपनी त्रुटियों को स्वयं आभास होने पर स्वेच्छा से अपने रिटर्न को संशोधित किया है और बकाया कर का भुगतान किया है। जी बिल्कुल सही सर। इसी प्रकार के प्रयासों से न केवल उन्हें पीनल एक्शन से बचने में सहायता मिली है, बल्कि इससे विभाग को भी करदाताओं के साथ विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। जी सर। वॉलंटरी कंप्लायंस न केवल करदाताओं के लिए बल्कि आयकर विभाग के लिए भी एक परस्पर लाभकारी प्रणाली है। हाल में ही विभाग ने एक नच कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत उन्हें करदाताओं को ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से सूचित किया गया था कि उन्होंने अपनी आयकर विवरणी में विदेशी संपत्ति एवं धारा 80 जीजीसी के अंतर्गत डोनेशन से संबंधित जानकारी सही ढंग से प्रस्तुत नहीं की है। यस सर। इस अभियान के फलस्वरूप 25,000 करदाताओं ने अपनी विदेशी संपत्ति और विदेशी आय से संबंधित जानकारी को संशोधित किया और लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी संपत्ति एवं आय को अपने आयकर रिटर्न में दर्शाया। यस। इसी प्रकार जिन करदाताओं ने धारा 80 जीजीसी के तहत पॉलिटिकल डोनेशंस RUPPs, जिसको हम लोग रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, को दिए गए दान दर्शाए थे, उन्होंने भी नच कैंपेन का लाभ उठाते हुए लगभग 965 करोड़ रुपए की गलत दावों को वापस लिया है। यस सर। इसके अतिरिक्त विभाग ने हाल में ही अपने सोशल मीडिया हैंडल में टैक्स असिस्ट नाम की एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य करदाताओं को रिटर्न अपडेट करने और अन्य कर संबंधी मामलों में मार्गदर्शन देना है। इसके साथ ही साथ सीबीडीटी ने हाल में ही वीडीए नच कैंपेन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य करदाताओं को वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसे हम क्रिप्टो एसेट्स भी कहते हैं, से संबंधित अपने आयकर रिटर्न में सही तरीके से प्रकट करने और उसका खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले आयकर विभाग को गलत दावों के बारे में पता कैसे चलता है और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? जी, आयकर विभाग के पास एक विशाल डेटाबेस मौजूद है, जिसके आधार पर विभाग नवीनतम तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। इन तकनीकों की मदद से आयकर विभाग रिटर्न में किए गए गलत दावों को पहचान करने में सक्षम हो पाया है। जी बिल्कुल सही सर। इसके अतिरिक्त विभाग को विभिन्न रिपोर्टिंग एजेंसियां जैसे सहायक रजिस्ट्रार संपत्ति, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज आदि से निरंतर वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं।
ये सूचनाएं करदाता को किसी भी गलत या भ्रामक दावों का पहचान कराने में अत्यंत सहायक होती है। जी बिल्कुल सही। इसके अलावा टीडीएस, जिसे हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं, से संबंधित डेटा के माध्यम से भी अनेक महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन की जानकारी विभाग को प्राप्त होती है, जो कर अनुपालन को सुनिश्चित करने और संभावित विसंगतियों को पकड़ने में मदद करती है। सर, कृपया हमें ये बताइए कि गलत दावा करने वाले करदाताओं के लिए क्या परिणाम होंगे? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। जो भी करदाता अपने आयकर रिटर्न में गलत दावे प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो डिडक्शन से या एग्जम्पशन से संबंधित हो, उन्हें पीनल प्रोविजंस का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल सही। इन प्रावधानों के अनुसार करदाता के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की फर्जी गतिविधियों को लेकर भी उन्हें भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। विभाग द्वारा की जाए कार्रवाइयों से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी क्षेत्र के कार्यरत कई कर्मचारी भी इस प्रकार के गलत दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे मामलों में न केवल प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई हो सकती है, बल्कि उनके विरुद्ध कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी की जा सकती हैं। इसी कारण आयकर विभाग ने करदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अपडेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न की दाखिल करने की सुविधा प्रदान। सर, करदाता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह ठीक दावे कर रहे हैं? सभी करदाता को अपने इनकम से संबंधित और अपने वित्तीय लेन देन से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखना चाहिए, और अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वह और प्रमाणित टैक्स कंसल्टेंट से परामर्श लेना चाहिए। गलत या भ्रमित करने वाले टैक्स कंसल्टेंट से उन्हें दूर रहना चाहिए, और जो उन्हें गलत दावा पेश करने के लिए रिफंड कराने का लालच देते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कर्मचारियों द्वारा सही दावे सुनिश्चित करने में एम्प्लॉयर्स और डिडक्टर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं? जी, एम्प्लॉयर्स और डिडक्टर्स की दोनों की बहुत अहम जानकारी होती है और जिम्मेदारी भी होती है। उनको समय पर रिटर्न, टीडीएस के जैसे फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q इत्यादि को सही ढंग से दाखिल करना चाहिए। एम्प्लॉयर को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत डिडक्शंस के दावे सत्यापित हों, और ताकि रिटर्न में कोई त्रुटि न हो। यदि टीडीएस रिटर्न गलत या विलंब से दाखिल किए जाते हैं, तो इससे कर्मचारियों को अपना आईटीआर दाखिल करने में कठिनाई हो सकती है और रिफंड प्राप्त करने में भी विलंब हो सकता है। आयकर विभाग ने समय समय पर विभिन्न आउटरीच प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं, जहां पर उन्होंने डिडक्टर्स को टीडीएस रिटर्न को सही ढंग से दाखिल करने से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। जी सर। सर, कृपया हमारे श्रोतागण को यह बताएं कि करदाताओं में इस विषय पर आयकर विभाग कैसे जागरूकता फैला रहा है, या कंप्लायंस को कैसे हम इंश्योर करा पा रहे हैं? आयकर विभाग ने इस दिशा में कई रणनीतियां अपनाई हैं, जैसा पहले उल्लेख किया था, नच कैंपेन और आउटरीच प्रोग्राम। इसी प्रकार आयकर अधिनियम धारा 131 के अंतर्गत समन की कार्रवाई, तलाशी, सर्च एंड सीजर जिसे हम आम भाषा में इनकम टैक्स रेड कहते हैं, तथा प्रोसिक्यूशन जैसी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। जी सर। हालांकि विभाग का उद्देश्य केवल दंडित करना नहीं है, बल्कि सत्यापन और सुधार की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है, ताकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में पारदर्शिता और अखंडता बनी रहे। वास्तव में यह एक संतुलित और संयमित संदेश है। शिक्षा पहले, प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट बाद में, और वो भी तब जब अति आवश्यक हो। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रतिभा जी। मैं सभी श्रोताओं को पुनः कहूंगा कि लालच बुरी बला, उससे दूर रहें। हमें उम्मीद है कि इस विशेष चर्चा से हमारे सभी श्रोता जागरूक और शिक्षित हुए होंगे। हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो, या फिर वो कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो कृपया हमसे हमारी ईमेल आईडी ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल X, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn पर जुड़े रहें, और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें आकाशवाणी। नमस्कार, जय हिंद। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।